नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गुरु दक्षिणा। दोस्तों, सच्चे रिश्ते खून से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ कि जब कई बार खून के रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं तो दिल के रिश्ते कुछ इतने खास बन जाते हैं कि इंसान की जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे ही रिश्ते की कहानी। गुड़गांव की उस चमचमाती सोसाइटी में जहां ऊंची ऊंची टावरें आसमान को छूने की कोशिश करती थी और हर खिड़की से आधुनिक जीवन शैली की चमक झलकती थी, उन्हीं में से एक आलीशान 3 बेडरूम के फ्लैट में अशोक का परिवार रहता था। अशोक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। सलीकेदार कपड़े, बड़ी गाड़ी और दफ्तर में सम्मानजनक ओहदा। देखने वालों को लगता था कि मानो जिंदगी ने उसे हर सुख सुविधा सौंप दी हो, परंतु उस घर की दीवारों के भीतर सब कुछ वैसा सरल और सुखद नहीं था जैसा बाहर से दिखाई देता था। अशोक की पत्नी देवयानी आधुनिक और महत्वाकांक्षी थी। उसे दुनिया की रौनकें भाती थी। पार्टियां, शॉपिंग मॉल और दोस्तों के साथ कैफे में बिताई शामें। उसकी एक ही शिकायत रहती थी, जिंदगी को बंधनों में क्यों जिया जाए, क्यों हमें किसी की जिम्मेदारी ढोनी पड़े। उसके लिए शादी का अर्थ था सुख सुविधा और आज़ादी, न कि त्याग और समर्पण। और उसी घर के एक कोने में शादी सूती साड़ी पहने, थके थके चेहरे और शांत आंखों वाली एक वृद्धा रहती थी, सविता जी। वह अशोक की मां थी, विधवा, संघर्षशील और त्यागमयी। जीवन की हर ठोकर उन्होंने अकेले झेली थी। पति के जाने के बाद बेटे की परवरिश का बोझ अपने कंधों पर उठाया। दिन में स्कूल में गणित पढ़ाती और शाम को ट्यूशन लेकर घर का खर्चा चलाती। उनका सपना बस इतना था कि बेटा पढ़ लिख कर सफल बने और खुशहाल जीवन जी सके। बेटा सचमुच सफल हुआ, पर सफलता के बीच कहीं मां की जगह सिकुड़कर केवल घर के एक कोने तक रह गई। अशोक और देवयानी का इकलौता बेटा रोहन विदेश में पढ़ाई कर रहा था। वह शायद अपने दादा दादी या मां की त्यागपूर्ण जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसकी पहचान बस यही थी कि वह एक संपन्न परिवार से आता है। बाहर से यह परिवार हर किसी की नजरों में आदर्श और संपन्न था, मगर भीतर से उसमें एक अदृश्य दीवार थी। एक मां का मौन त्याग, एक बेटी की व्यस्तता और एक बहू की अधूरी महत्वाकांक्षाएं। रात का सन्नाटा था। बाहर सोसाइटी की सड़कों पर हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। अशोक थका हारा ऑफिस से लौटा था। टाई ढीली करके सोफे पर बैठा ही था कि देवयानी, जो आईने के सामने मेकअप ठीक कर रही थी, बिना भूमिका बांधे झुंझलाते हुए बोली, अशोक, ये कब तक चलेगा? जरा सोचो, हमारी उम्र दोस्तों के साथ घूमने फिरने की है, पार्टियों में जाने की है, लेकिन हम यहाँ बंद कर रह गए हैं, बस इसलिए कि तुम्हारी माँ घर में बैठी है। अशोक चुप रहा। उसने मोबाइल उठाकर मेल चेक करना शुरू कर दिया, मानो उसने सुना ही ना हो। लेकिन देवयानी ठहरने वाली कहाँ थी। देवयानी चिल्लाकर बोली, हर बार तुम टाल देते हो। सोचो, कल रश्मि और संजय की एनिवर्सरी पार्टी है, मैं कैसे जाऊं माँ को अकेला छोड़कर? और अगर उन्हें साथ ले चलूं तो सब मजाक उड़ाएंगे कि ये लोग पार्टी में बुढ़िया को घुमाते हैं। अशोक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान और असमंजस साफ झलक रहा था। वह धीरे से बोला, देवयानी, माँ अकेली है। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्हें छोड़ना आसान नहीं है। देवयानी तुरंत पलटकर खड़ी हो गई और तेज स्वर में बोली, हाँ हाँ, सब तुम्हारी माँ की वजह से ही है।
लेकिन आज देख लो, उनकी वजह से ही हमारी जिंदगी बंद गई है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अशोक? जमाना बदल गया है। आजकल कौन अपने कंधों पर बूढ़ों का बोझ ढोता है? हमारे पास सब कुछ है, पर आजादी ही नहीं है। अशोक ने गर्दन झुका ली। मन के भीतर एक तरफ माँ का चेहरा उभर रहा था, वही शादी साड़ी, थकी आंखें, मौन त्याग। दूसरी तरफ पत्नी की नाराजगी, सामाजिक दिखावे का दबाव और आधुनिक जीवन की चाह। उस रात अशोक देर तक करवटी बदलता रहा। अंततः अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है देवयानी, शायद तुम सही कह रही हो। माँ को वृद्ध आश्रम में रख देते हैं। वहां उनकी उम्र के लोग होंगे, साथ मिलेगा और हमें भी कुछ चैन मिलेगा। देवयानी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। लेकिन उसी क्षण अशोक के भीतर का बेटा जैसे कहीं खो गया। एक दिन वह अपनी माँ सविता जी के पास बैठा और बनावटी कोमलता से बोला, माँ, आप जानती हैं कि मैं आपको कितना चाहता हूँ, लेकिन इस उम्र में आपको आराम की जरूरत है। आपकी देखभाल हमसे बेहतर वृद्ध आश्रम में होगी। वहां आपके जैसी उम्र के लोग हैं, बातें करने वाले हैं। आप अकेली नहीं रहेंगी। सविता जी उसकी आंखों में झांकते हुए दर्द से भर गई। बेटा, जो कभी उनके बिना एक पल नहीं रहता था, आज उन्हें समझा रहा था कि वह घर से अलग हो जाए। फिर भी बेटे की मजबूरी समझकर उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, अगर तुझे यही ठीक लगता है बेटा, तो मैं चली जाऊंगी। अशोक ने हल्की सी राहत की सांस ली और अगले ही दिन कार में बिठाकर माँ को वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। रास्ते भर सविता जी खिड़की से बाहर ताकती रही। उनकी आंखों में अतीत की सारी यादें तैर रही थी, जब उन्होंने अकेले मेहनत करके बेटे को पाला था। सूरज ढल चुका था। आसमान में हल्की सी पीली रोशनी बची थी। वृद्ध आश्रम के आंगन में कुछ बुजुर्ग अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। कोई हंसी का मुखौटा लगाए बैठा था, तो कोई चुपचाप बेंच पर सिर झुकाए। दरवाजे से भीतर प्रवेश करती सविता जी का मन अजीब सी दहशत से भर गया। हाथ में एक छोटा सा बैग, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर गहरी उदासी। अशोक ने सहजता का दिखावा करते हुए कहा था, माँ, यहाँ आपकी उम्र के लोग हैं। कुछ दिन रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं जल्द ही आकर ले जाऊंगा। और फिर वह अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर तेजी से चला गया। पीछे बस सन्नाटा रह गया और माँ की बुझी आंखें। सविता जी धीरे धीरे आंगन के कोने वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। उनकी उंगलियां कांप रही थी। होठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, पर आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनकी स्मृतियों का पिटारा अचानक खुल गया। वो दिन याद आया जब शादी के बाद पहली बार इस शहर में आई थी। रामनाथ जी के साथ मिलकर कितने सपने संजोए थे। छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, धीरे धीरे अपना घर बनाने का संघर्ष और फिर बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की चाह में दिन रात की मेहनत। इन सब के बावजूद सविता जी और रामनाथ जी खुशी खुशी अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक रामनाथ जी की बीमारी और मौत। वह पल जब उन्होंने अशोक को अपनी गोद में भरकर आंसुओं के बीच कसम खाई थी, बेटा, मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उस कसम से उन्हें टूटने नहीं दिया। सविता जी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने मैथ्स में बीए किया था। अपनी पढ़ाई और अनुशासन प्रिय होने के कारण उन्हें एक ठीक ठाक स्कूल में नौकरी मिल गई थी। दिन में स्कूल में गणित पढ़ाना, शाम को
मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना, रात में देर तक पढ़ाई करवाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। पड़ोस की औरतें कहती, सविता तू अकेली कैसे निभा पाएगी? वह मुस्कुराकर कहती, मैं माँ हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरी दुनिया है और एक माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आज वही बेटा जिसकी हर किताब उन्होंने अपने खून पसीने से खरीदी थी, वही बेटा जिसे बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने अपनी जवानी की हर खुशी कुर्बान कर दी, उसी बेटे ने उन्हें इस दरवाजे पर छोड़ दिया जहां अजनबी चेहरे हैं और एकाकीपन का अंधेरा। सविता जी की आंखें आकाश की ओर उठी, होठ कांपते हुए बुदबुदाए, रामनाथ जी देखो, हमारा सपना पूरा हुआ, बेटा बड़ा आदमी बन गया, पर देखो उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। वह बेंच पर सिर झुकाकर देर तक रोती रही, जैसे पूरी तरह टूट चुकी हो। आसपास लोग आते जाते उन्हें देखते, लेकिन कोई उनकी आत्मा की पीड़ा को समझ नहीं पा रहा था। उनके भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच मैं बोझ बन गई हूँ? अगली सुबह वृद्ध आश्रम की आंगन में हलचल थी। कुछ बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे, कोई चाय की चुस्की ले रहा था, कोई आपस में अपने बच्चों की यादों में डूबा हुआ था। इन्हीं सब के बीच अंदर आया एक व्यक्ति, साफ सुथरा कुर्ता, आत्मविश्वासी चाल और चेहरे पर विनम्र मुस्कान। वह था अमन, वृद्धाश्रम का मालिक। अमन की आदत थी कि जब भी कोई नया बुजुर्ग आता, वह उनसे खुद मिलकर हालचाल पूछता था। आज उसकी नजर कोने वाली बेंच पर बैठी उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। सादी सूती साड़ी, थके हुए हाथ और आंखों से बहते आंसू। अमन ठिठक गया। कुछ पल उसने गौर से देखा और फिर उसका चेहरा अचानक चमक उठा। वह पास जाकर धीरे से बोला, मैम आप, सचमुच आप ही है ना? मैं अमन हूँ, वही नालायक छात्र जिसे गणित में कभी कुछ समझ नहीं आता था। याद है, आप हर शाम मेरे घर आकर मुझे जोड़ घटा सिखाती थी और कहती थी, अमन अगर जिद ठान ली तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैम मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? सविता जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, आंखें धुंधलाई। यादों का कोई पुराना पन्ना जैसे धीरे धीरे खुलने लगा। सविता जी धीमी और टूटती हुई आवाज में बोली, अमन तुम? अमन ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अमन भावुक होकर बोला, मैम आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत का कर्जदार हूँ। आपने ही मुझे राह दिखाई। मैं तो पढ़ाई छोड़ देता, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आज मेरा खुद का बिजनेस है। ये वृद्धाश्रम मैंने अपनी माँ जैसी शिक्षिका की प्रेरणा से ही बनाया है। लेकिन आप यहाँ, यह कैसे? इतना कहते कहते अमन की आवाज भर्रा गई। उसके लिए यह असंभव था कि जिसकी गोद में उसने पढ़ाई के संस्कार पाए, वही आज यहाँ अकेली। सविता जी ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, बेटा हालात इंसान को यहाँ तक ले आते हैं। पति तो बहुत पहले चले गए थे। सोचा था बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। आज उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन माँ के लिए जगह नहीं है। उसकी पत्नी को लगता है कि मैं उनकी जिंदगी में बंधन हूँ, इसलिए बेटे ने ही मुझे यहाँ छोड़ दिया। यह कहते कहते सविता जी का गला रुंध गया। अमन सुनते सुनते पत्थर सा हो गया। उसके भीतर मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी आंखों में आक्रोश और दर्द एक साथ छलक आया। अमन ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैम यह इंसाफ नहीं है।
जिस माँ ने अपना जीवन बेटे के लिए जला दिया, उसे अगर बेटा आश्रम में छोड़ आए तो ऐसे बेटे की सफलता किस काम की। उन्होंने सविता जी के बेटे अशोक के बारे में पूरी जानकारी ली और बोला, मैम, अब आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा। यह जगह आपकी शरण है, लेकिन आपका सम्मान लौटाना वह मेरा फर्ज है। और इतना कहकर वहां से चला गया। सविता जी आंसू से भीगे चेहरे के साथ अमन की ओर देखती रह गई। उनके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद खून के रिश्ते से भी बढ़कर कोई रिश्ता होता है, कृतज्ञता और दिल का रिश्ता। दफ्तर की ऊंची इमारत के भीतर कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार पर लगी बड़ी घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर व्यस्त थे। अमन ने फोन पर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैनेजर को तुरंत मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी ही देर में सलीकेदार कपड़े पहने, टाई कसते हुए अशोक भीतर आया। अमन की गंभीर नजरें उसी पर टिकी थी और एक ही नजर में जैसे उसने अशोक को पहचान लिया। अशोक औपचारिक मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर। अमन ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और बिना मुस्कुराए कुर्सी की ओर इशारा किया। अमन ने तेज लेकिन नियंत्रित स्वर में कहा, बैठो। अशोक अशोक थोड़ा असहज होकर बैठ गया। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर अमन की आवाज गूंजी, अशोक, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन कल ही मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई, वृद्ध आश्रम में। यह सुनते ही अशोक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने होठ भींच लिए। कोई शब्द उसकी जबान पर नहीं आया। अमन आगे झुककर बोला, जिस माँ ने तुम्हें जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए, उनकी कीमत तुमने यह दी कि उन्हें एक वृद्ध आश्रम में छोड़ा है। अशोक, अगर तुम अपनी माँ की कदर नहीं कर सकते तो मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अशोक ने घबराकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन अशोक हक्का पक्का होकर बोला, सर, बात वैसी नहीं है। मेरी पत्नी, हालात आप समझ नहीं रहे हैं। अमन ने उसकी बात काट दी। अमन उग्र स्वर में बोला, नहीं अशोक, यह हालात नहीं, यह सोच है। माँ को बोझ समझना, उन्हें अपमानित करना, यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि कायरता है। तुम्हारी माँ जैसी स्त्री को मैंने अपनी आंखों से संघर्ष करते देखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और तुम उसी माँ को ठुकरा कर सफलता का तगमा लगाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कमरे का माहौल भारी हो गया। अशोक की हथेलियां पसीने से भीग गई। वह कुर्सी पर सिमट कर बैठ गया। अमन ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सुन लो अशोक, या तो तुम अपनी माँ को सम्मान के साथ घर वापस ले आओ, वरना कल से इस कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। और याद रखना, जब नौकरी जाएगी तो वह आलीशान घर और बड़ी गाड़ी भी टिक नहीं पाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। अमन की नजरें तेज थी, जैसे किसी जज ने अंतिम फैसला सुना दिया हो। अशोक का सिर झुक गया। उसके भीतर का घमंड पहली बार चूर चूर हो रहा था। अशोक और देवयानी का वह चमचमाता घर अब उन्हें सोने का पिंजरा लगने लगा। भले ही हर सुख सुविधा मौजूद थी, बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, शानदार फर्नीचर, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, लेकिन उस घर की हवा में अब सन्नाटा ही गूंजता था। रसोई से अब वह धीमी धीमी खांसने की आवाज नहीं आती थी, न ही दरवाजे पर बैठी सविता जी की ममता भरी पुकार, अशोक बेटा खाना खा लेना। सब कुछ होते हुए भी घर जैसे अनाथ हो गया था। रात को बिस्तर पर लेटने समय देवयानी को अक्सर लगता कि घर की दीवारें उन्हें घूर रही हैं। एक दिन जब मोहल्ले की एक परिचित ने हंसते हुए ताना मारा, अरे तुम्हारी सास तो अब आश्रम में है ना,
बड़ा अच्छा किया, बोझ हट गया। तो देवयानी का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस काम को आजादी समझा था वही दरअसल उसकी इंसानियत का सबसे बड़ा पतन था। दूसरी ओर अशोक दफ्तर में बैठा अक्सर माँ का चेहरा याद करता। उसे वो दिन याद आते जब माँ रात रात भर जागकर उसे गणित के सवाल हल करवाती थी। जब पिताजी के जाने के बाद अकेले ही उन्होंने परिवार संभाला था। आज वही माँ अकेली, और वह यहाँ आराम से गाड़ी चला रहा है। उसके दिल पर मानो बोझ सा रख दिया गया हो। अमन के शब्द उसकी आत्मा में गूंजते रहे। अगर तुम अपनी माँ की कदर नहीं कर सकते तो मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। धीरे धीरे अहंकार की परतें हटने लगी। अशोक और देवयानी दोनों को पहली बार यह महसूस हुआ कि उन्होंने कोई गलती नहीं बल्कि पाप किया है। आखिरकार एक शाम अशोक ने धीमे स्वर में देवयानी से कहा, हमने माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे उन्हें वापस लाना ही होगा। देवयानी की आंखें झुक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही दिन अशोक अपनी गाड़ी वृद्धाश्रम के बाहर रोकता है। दिल धड़क रहा है, आंखें भीगी हुई है। आंगन में वही बेंच और उसी पर बैठी सविता जी। वो अब पहले से और ज्यादा बूढ़ी और ज्यादा थकी हुई लग रही थी। अशोक उनके सामने जाकर धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। अपने ही सुख में डूबकर आपको भूल बैठा। आपने मेरे लिए सब कुछ सहा और मैंने आपको यह दिया, आश्रम का कोना। सविता जी का चेहरा पत्थर सा जड़ था। आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन होठ मौन रहे। अशोक ने उनके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। मेरे घर की रौनक आप ही थी। बिना आपके सब सुना है। कृपया मेरे साथ चलिए। मुझे फिर से बेटा बनने का मौका दीजिए। वहां मौजूद बुजुर्गों और स्टाफ की आंखें भर आई। सविता जी का मन टूटा हुआ था, पर माँ का दिल पत्थर कैसे हो सकता है। उन्होंने धीरे से अशोक के सिर पर हाथ रख दिया। सविता जी भर्राए स्वर में बोली, बेटा, देर से सही, लेकिन तुझे अपनी भूल का एहसास तो हुआ। चल, लौट चल। शायद यही तेरे पश्चाताप की सजा और मेरी तपस्या का फल है। अशोक ने आंसुओं में भीगी आंखों से माँ को गले से लगा लिया और उस पल मानो वृद्धाश्रम की हवा में भी एक अनकही दुआ गूंज उठी थी। देवयानी, जो हमेशा अपने अहम में डूबी रहती थी, पहली बार टूटकर बोली, माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं अपने स्वार्थ और दिखावे में अंधी हो गई थी। आज समझ आया है कि घर की नींव सास नहीं बल्कि माँ जैसी सास होती है। उनका आशीर्वाद होता है। सविता जी की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनमें दर्द नहीं बल्कि क्षमा की कोमलता थी। सविता जी घर लौट आई। अब उनका वही घर जो कभी उनके लिए पराया हो गया था, सचमुच अपना सा लगने लगा था। अशोक और देवयानी दोनों अब उनके सामने झुककर चलते, उनका रिस्पेक्ट करते, छोटे छोटे कामों में भी माँ की राय लेने लगे। और अमन, वह अक्सर मिलने आता। उसके लिए सविता जी अब सिर्फ टीचर नहीं बल्कि माँ के समान थी। उसने साबित कर दिया कि दिल से बने रिश्ते खून से बने रिश्तों से कहीं बड़े और सच्चे होते हैं। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती बल्कि जीवन संवारने वाली भी होती है। कभी कभी खून से बने रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, पर दिल से बने रिश्ते उम्र भर साथ देते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।